आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे गोता लगाने वाले हैं भारत के सबसे बड़े और शायद सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड बिजनेस घरानों में से एक की कहानी में। टाटा एम्पायर 150 साल का राष्ट्र निर्माण। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं है, ये एक ऐसा कमाल का सफर है जो हमें दिखाता है कि कैसे कॉटन ट्रेडिंग का एक बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन देखते ही देखते एक ऐसे विशाल ग्लोबल एम्पायर में बदल गया, जिसने कदम कदम पर भारत के आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन का पूरा साथ दिया। जरा 19वीं सदी के उस दौर की कल्पना कीजिए। आज से ठीक 150 साल पहले की बात है। उस समय के कॉटन ट्रेडर ने सिर्फ मुनाफा कमाने की वो टिपिकल बिजनेस वाली सोच नहीं रखी, बल्कि उनका विजन इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने एक ऐसा सपना देखा जिसने आगे चलकर पूरे भारत की ही तस्वीर बदल कर रख दी, और इसी सपने ने भविष्य के एक बहुत मजबूत बिजनेस एम्पायर की नींव रखी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक इंसान के उस अकेले सपने से इतना विशाल ग्लोबल एम्पायर कैसे खड़ा हो गया? कैसे छोटे छोटे फैसलों ने 4 पीढ़ियों के लंबे सफर में एक ऐसा ऐतिहासिक नतीजा दिया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है? इसी दिलचस्प कहानी की तह तक आज हम जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, जमशेदजी का महान विजन। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इस शानदार रेस की शुरुआत असल में होती है फाउंडर जमशेदजी टाटा और 1877 में स्थापित की गई उनकी एम्प्रेस मिल से। जमशेदजी का दिमाग वाकई अपने समय से बहुत आगे था। हुआ ये कि एम्प्रेस मिल में जब करीब 20% वर्कर्स रोज एब्सेंट रहने लगे तो उन्होंने कोई सख्ती या पेनाल्टी नहीं लगाई। इसके बजाय उन्होंने जो किया वो एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ, मेडिकल इंश्योरेंस और फैमिली डे जैसी स्कीम्स लागू कर दी। जरा सोचिए, उस जमाने में ये नीतियां इतनी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक थीं कि इन्होंने दुनिया भर में एथिक्स और वर्कर वेलफेयर के लिए एक बिल्कुल नया ग्लोबल बेंचमार्क सेट कर दिया। जमशेदजी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस हद तक जुनूनी थे, ये उनके हर एक कदम से झलकता है। फ्रांस से रेशम के कीड़े लाकर भारत में पालने से लेकर मुंबई की पहली बिजली से चलने वाली इमारत यानी आइकॉनिक ताजमहल होटल बनाने तक उनका विजन लिटरली बेमिसाल था। उन्होंने लगातार 17 सालों तक लोहे के भंडार की खोज की ताकि भारत खुद अपना स्टील बना सके। लेकिन दुर्भाग्य से 1904 में उनका निधन हो गया। वो अपनी आंखों से भारत में स्टील बनते हुए नहीं देख पाए। और यहीं से हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, दोराबजी ने रखी नींव। ये वो दौर था जब पिता के उस विशाल और अधूरे सपने को पूरा करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके बेटे दोराबजी टाटा के मजबूत कंधों पर आ गई। 23 करोड़ रुपए, ये नंबर सुनकर शायद आज उतना बड़ा ना लगे, लेकिन ये कोई आम नंबर नहीं है। बात 1907 की है, जब टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी यानी टिस्को TISUCO का IPO आया था। उस वक्त स्वदेशी आंदोलन पूरे उफान पर था और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 8000 से ज्यादा भारतीय निवेशकों ने इसमें ये भारी भरकम रकम लगा दी। उस समय के हिसाब से ये स्केल अकल्पनीय था। ये साफ दिखाता है कि देश के लोगों को इस विजन पर कितना ज्यादा भरोसा था। दोराबजी ने इस भरोसे को टूटने नहीं दिया और नींव को और भी ज्यादा मजबूत किया। उन्होंने भारत का पहला प्रीमियर साइंस इंस्टीट्यूट IISc बनवाया। 7000 वर्कर्स की फौज के साथ मिलकर देश का पहला बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम खड़ा कर दिया। और फिर जब 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो इसी टिस्को के स्टील ने ब्रिटिश सेना की भारी डिमांड को पूरा किया। मतलब ये वो दौर था जब टाटा ग्रुप सिर्फ एक बिजनेस नहीं रह गया था, बल्कि वो देश की रीढ़ बन रहा था। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, JRD टाटा का डाइवर्सिफाइड एम्पायर। 1938 से शुरू होने वाला ये दौर सच में बहुत डायनामिक था। टाटा ग्रुप अब तेजी से नए कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल मार्केट्स में एंट्री मार रहा था। एविएशन को लेकर JRD टाटा का जो जुनून था वो किसी से छिपा नहीं है। 1932 में टाटा एविएशन सर्विसेज की शुरुआत हुई और वो खुद भारत के पहले कमर्शियल पायलट बने। और यही वो छोटी सी शुरुआत थी जो आगे चलकर पूरी दुनिया में मशहूर एयर इंडिया के रूप में हमारे सामने आई। यहीं पर JRD की साइकोलॉजिकल मार्केटिंग का एक ऐसा मास्टर क्लास देखने को मिला जो आज भी केस स्टडी है। देखिए, आजादी के बाद कोई अच्छा देसी कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं था और भारतीय लोग विदेशी क्वालिटी के दीवाने थे। JRD ने क्या किया, उन्होंने एक पूरी तरह से स्वदेशी ब्रांड बनाया, लेकिन उसे नाम दिया लैक्मे। ये असल में देवी लक्ष्मी का ही फ्रेंच अनुवाद है। एक विदेशी सा लगने वाला नाम देकर उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट को बहुत ही स्मार्टली पूरी तरह कैप्चर कर लिया। लेकिन हर बड़े सफर में कुछ बड़े झटके भी लगते हैं और 1953 टाटा के लिए एक बहुत ही ट्रैजिक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब वो पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल में चली गई।
एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस जो अपने महाराजा मस्कट और बेहतरीन प्रीमियम सर्विस के लिए जानी जाती थी, उसका फोकस अब प्रॉफिट से हटकर पब्लिक सर्विस पर आ गया और धीरे धीरे सर्विस, सेफ्टी और समय की पाबंदी के मामले में उसकी वो शानदार पहचान कहीं खो गई। हालांकि इन तमाम झटकों के बावजूद जेआरडी टाटा की सफलता का ओवरऑल स्केल हैरान करने वाला था। 1991 तक अपनी लीडरशिप किसी और को सौंपने से ठीक पहले उन्होंने इस एम्पायर को 84 कंपनियों और 24,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम रेवेन्यू तक पहुंचा दिया था। दैट इज माइंड ब्लोइंग। इसके बाद हम आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर। रतन टाटा ग्लोबल हुए। जब ये विशाल विरासत रतन टाटा के हाथों में आई तो उन्होंने तुरंत एक बात नोटिस की। बाहर से भले ही सब कुछ बहुत सफल लग रहा था, लेकिन ग्रुप को अंदर से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और ग्लोबल एक्सपेंशन की सख्त जरूरत थी। रतन टाटा के सबसे क्रिटिकल और गेम चेंजिंग फैसलों में से एक था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस का पूरा कायापलट। जो टीसीएस पहले सिर्फ बेसिक डेटा एंट्री और बुक कीपिंग जैसे काम करती थी, उसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके एक हाईटेक ग्लोबल सॉफ्टवेयर सर्विस पावर हाउस बना दिया गया। और इसी एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ने टीसीएस को आज भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बना दिया है। इसी के साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एक बहुत बड़ी क्रांति आई। 1998 में टाटा इंडिका लॉन्च हुई। ये कोई आम कार नहीं थी, बल्कि भारत में डिजाइन की गई पहली पूरी तरह से भारतीय कार थी। और पता है इसे बनाने का तरीका क्या था? ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक पूरी की पूरी पुरानी निसान फैक्ट्री को खरीदा गया, उसे डिसमेंटल किया गया और जहाजों में भरकर सीधे पुणे लाकर दोबारा खड़ा कर दिया गया। ये अपने आप में एक पागलपन और जीनियस का मिक्स था। अब इस 1 लाख रुपए की कीमत को भला कौन भूल सकता है? 2009 में जब टाटा नैनो लॉन्च हुई तो रतन टाटा के इसके पीछे एक बहुत ही नोबल और साफ विजन था। वो चाहते थे कि भारत के मिडिल क्लास परिवार जो अक्सर एक ही स्कूटर पर लटक कर चलते हैं, उन्हें एक सुरक्षित और अफोर्डेबल फैमिली कार दी जाए। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, कंज्यूमर साइकोलॉजी बहुत अजीब होती है। जो विजन इतना शानदार था, वो एक बहुत ही कड़वी हकीकत में बदल गया। भारत में कार सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल होती है। नैनो इतनी ज्यादा सस्ती हो गई कि लोगों ने इसे कवर्ड ऑटो रिक्शा अटैक दे दिया। इस एक्सट्रीम अफोर्डेबिलिटी ने कार के उस जरूरी स्टेटस वैल्यू को ही खत्म कर दिया और अनफॉर्चुनेटली कमर्शियली ये प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया। खैर, नैनो से मिली इस भारी सीख के साथ रतन टाटा रुके नहीं। उन्होंने ग्रुप की दिशा को एक गजब की ग्लोबल अग्रेसिवनेस की तरफ मोड़ दिया। शुरू हुई एक ग्लोबल शॉपिंग स्प्री। जैगुआर, लैंड रोवर, टेटली चाय और 8 o'clock कॉफी जैसे विदेशी आइकॉनिक ब्रांड्स को टाटा ने सीधे अक्वायर कर लिया। इन शानदार एक्विजिशंस का नतीजा ये हुआ कि इस ग्रुप का आधे से ज्यादा रेवेन्यू अब भारत के बाहर से आने लगा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, राष्ट्र निर्माण की लेगेसी। 150 सालों के इस पूरे कमर्शियल एक्सपेंशन को समझना तब तक बिल्कुल अधूरा है जब तक हम इसके पीछे काम कर रहे उस मजबूत एथिकल कंपास को न समझ लें। अगर तेज चलना है तो अकेले चलें, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो सबको साथ लेकर चलें। रतन टाटा की ये फिलॉसफी सिर्फ कहने के लिए नहीं है, यही असल में टाटा ग्रुप की असली पहचान है। बिजनेस डोमिनेंस अपनी जगह है, लेकिन स्कूल बनवाना, वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाना और अपने हर एक वर्कर का परिवार की तरह ध्यान रखना, ये सब हमेशा उनके कोर मिशन का एक ऐसा हिस्सा रहा है जिसे कभी बिजनेस से अलग नहीं किया गया। उन्होंने सिर्फ मुनाफा नहीं कमाया, बल्कि देश बनाया है। टाटा ग्रुप की सफलता और हमारे आधुनिक भारत का विकास, ये दोनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो जाते जाते ये चर्चा हमारे सामने एक बहुत अहम सवाल खड़ा कर देती है। क्या वाकई असली ग्लोबल बिजनेस डोमिनेंस तभी हासिल की जा सकती है जब कोई एम्पायर अपने मुनाफे से ज्यादा अपने राष्ट्र को ऊपर उठाने की कमिटमेंट रखे? सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी और दिलचस्प टॉपिक के साथ।